हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिसे एरो पैराडॉक्स भी कहा जाता है। एरो पैराडॉक्स या एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। केनेथ एरो जो ये थ्योरी देने वाले जो इकोनॉमिक्स है, केनेथ एरो जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1921। वहाँ उनका एक बॉर्न हुआ था और वो उनकी डेथ 2017 में हो चुकी थी। इन्होंने जो फील्ड है इकोनॉमिक्स में जो वर्क किया है, एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी और थर्ड है सोशल चॉइस थ्योरी। इन तीन फील्ड में इन्होंने अपने योगदान दिए हैं। फील्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है जनरल इक्विलिब्रियम और थर्ड है सोशल चॉइस थ्योरी। इकोनॉमिक्स में उन्होंने जो अपने योगदान दिए हैं, उसी बेस पे 1972 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स में दिया गया है। 1972 नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। उन्होंने ये थ्योरी जो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम है, वो उन्होंने अपने बुक 1951 में लिखी हुई सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू, इसमें से उन्होंने जो आर्टिकल दिया था, वही आर्टिकल को हम एरो पैराडॉक्स या एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहते हैं। 1951 में सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू, इसका ओरिजिनल पेपर जो उन्होंने टाइटल दिया था, वो टाइटल पहले तो अलग था, उसके बाद ये सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू दिया गया। जो ओरिजिनल जो टाइटल था, ओरिजिनल पेपर was टाइटल वो था डिफ़िकल्टी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। डिफ़िकल्टी इन द concept of social welfare। एरो इन्होंने जो इस थ्योरी दी है, इस थ्योरी में एग्जैक्टली उन्हें ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट और लोगों की जो ज़रूरत है उन्हें कंप्लीट करने में उनकी जो प्रयास है वो अगर कम होती है, और उनकी जो कंडीशन है, जो उनको लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, और जो गवर्नमेंट उनको जो पॉलिसी दे रही है, उनकी पॉलिसी और लोगों की ज़रूरतें ये कंप्लीट होने में जो डिफरेंस है, वही इम्पॉसिबिलिटी बनती है जो कंट्री की ग्रोथ बनने में। इसी इम्पॉसिबिलिटी को एरो ने
एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहा है या इसे एरो पैराडॉक्स कहते हैं। केनेथ एरो ने अपने इस थ्योरी में डेमोक्रेसी और फ्रीडम इन दो चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया गया है। डेमोक्रेसी से ही गवर्नमेंट बनेगी और जो गवर्नमेंट लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम बनेगी और उस कंट्री की जो लोग हैं उन लोगों को डेमोक्रेसी से फ्रीडम मिलेगा। यह फ्रीडम उनको क्या ज़रूरतें हैं और उसकी क्या प्रेफरेंस है, जो प्रेफरेंस गवर्नमेंट पूरी करती है और ये गवर्नमेंट उन लोगों से ही बनाई जाती है जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करती है। केनेथ एरो ने यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल तक जाके लोगों की क्या ज़रूरतें हैं ये देखनी चाहिए, पर गवर्नमेंट समाज के कुछ लोगों को या किसी ग्रुप को नज़र रखते हुए ही कुछ पॉलिसी क्रिएट करती है, जो पॉलिसी समाज के सब लोगों को उन पे यूज़ करती है या उनकी पॉलिसी थोप देती है, जो लोगों की एग्जैक्टली जो ज़रूरतें हैं वो दूर रहती है और समाज के कुछ चुने हुए लोगों की ज़रूरतें पर पॉलिसी बनाई जाती है। इससे लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए और समाज के कुछ लोगों से उस गवर्नमेंट बनती है जो पॉलिसी क्रिएट करती है, इनमें जो डिफरेंस है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बनती है, उसे ही इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल इफ़िशिएंसी और डायरेक्ट पॉलिटिकल डिसीजन, इन दोनों में जो गैप है वही अच्छी गवर्नमेंट बनने में या उस कंट्री की ग्रोथनेस बनने में दिक्कत है। तो यहाँ पे पॉइंट हम लेते हैं। फाइनेंशियल इफ़िशिएंसी एंड डायरेक्ट पॉलिटिकल डिसीजन। उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी और फाइनेंशियल इफ़िशिएंसी कितनी है, इस पे जो गैप है वही वो इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट करती है। दूसरा अगला एक पॉइंट होता है कि वो गवर्नमेंट जो प्रॉब्लम फेस करती है वो प्रॉब्लम होती है कि पब्लिक गुड्स की डिमांड क्या है और उस पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट किस तरह से सप्लाई करती है। तो सप्लाई करने के लिए जो मेजॉरिटी बेस पे उस गवर्नमेंट प्रेफरेंस देती है। तो यहाँ पे पब्लिक गुड्स की डिमांड क्या है और जो पब्लिक गुड्स की सप्लाई एग्जैक्टली कैसी होती है, लोगों की डिमांड क्या है और गवर्नमेंट उसकी सप्लाई किस तरह से करती है। पर देखा जाए तो केनेथ एरो ये कहते हैं कि कुछ चुनिंदा या ग्रुप है या किसी लोगों की ज़रूरत क्या है, यही देख के ही सब लोगों के लिए कुछ पॉलिसी क्रिएट की जाती है। इससे ये लोगों की ज़रूरत पूरी होने में या उनकी डेमोक्रेसी का जो फ्रीडम है उसमें प्रॉब्लम होता है और उन पे एक तानाशाह की तरह उनकी पॉलिसी सबके लिए क्रिएट की जाती है। एरो कहते हैं कि अगर मेजॉरिटी के साथ सोशल चॉइस और इंडिविजुअल वैल्यू इनको नज़र रखते हुए अगर किसी पॉलिसी तैयार की जाती है तो सोशल वेलफेयर फंक्शन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने मेजॉरिटी बेस के साथ
social choice and individual value, इन दोनों को मेजॉरिटी बेस के साथ सोशल चॉइस और इंडिविजुअल वैल्यू इनको नज़र रखते हुए कोई पॉलिसी क्रिएट की जाएगी तो हमें इफ़ेक्टिव सोशल वेलफेयर फंक्शन मिलेगा। इफ़ेक्टिव सोशल वेलफेयर फंक्शन मिलेगा जिससे लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और गवर्नमेंट तक वो पहुँचेगी, जिससे मेजॉरिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और गवर्नमेंट को सब लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए एक बड़ी सी मेजॉरिटी मिल जाएगी और उससे पॉलिसी हर किसी के प्रेफरेंस पे डिपेंड होगी। यहाँ पे एरो ने कुछ कंडीशन दी है, एक कंडीशन पूरी होगी तो ही हम इफ़ेक्टिव सोशल वेलफेयर फंक्शन जो इंडिविजुअल वैल्यू है लोगों की कर पाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है, अगर एक कोई प्रोडक्ट लेता है, वो प्रोडक्ट बी से अच्छा होगा ए, उसमें अगर सी भी प्रोडक्ट है वो सी बी से कम होगा, मतलब ये 100% होगा, ये 80% होगा और ये 60% होगा। जो लोगों की कंसिस्टेंसी है लेने की, लोगों की अगर ए पॉलिसी है तो ए पॉलिसी लोगों की देखने की नज़रिया 100% होगी, बी के पास 80% होगी और सी के पास 60% होगी। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो एक जैसी होगी और जो ट्रांजिटिविटी है, जो उसकी पारदर्शिता है, वो गवर्नमेंट उसकी उस तरह दिखाएगा। सेकेंड है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस। इंडिविजुअल अगर किसी एक व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रेफरेंस अगर फर्स्ट होती है, कोई गार्डन है, सेकेंड स्कूल है, इस तरह से उसकी जो प्रेफरेंस है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसी तरह उसकी बाकी लोगों की भी जो प्रेफरेंस है उसी तरह ही होनी चाहिए। अगर फर्स्ट गार्डन, सेकेंड स्कूल, थर्ड मेडिकल या हॉस्पिटल, जो उसने प्रायोरिटी जो दी है किसी को फर्स्ट, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, जो इंडिविजुअल प्रेफरेंस है उसी तरह बाकी लोगों को भी होनी चाहिए। थर्ड है इंडिपेंडेंस ऑफ द इररिलेवेंट अल्टरनेटिव्स। इंडिपेंडेंट ऑफ irrelevant alternatives। लोगों की जो चॉइस करने की जो प्रेफरेंस है वो इंडिपेंडेंट होगी, उसमें किसी प्रकार की दबाव नहीं होगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल वैल्यू। पॉजिटिव
एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल वैल्यू। उसकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो पॉजिटिवली एसोशिएट की जानी चाहिए। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। इस कंडीशन में डेमोक्रेसी में सब लोगों की जो प्रेफरेंस है उसे ध्यान में लिया जाएगा और उनकी जो ज़रूरतें है उसकी जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से ही देखा जाएगा, ना ही किसी ग्रुप के ज़रूरत पर। नेक्स्ट है नो इम्पोजिशन। इसमें किसी की जो प्रेफरेंस है किसी के लिए थोपी नहीं जाएगी, जो किसी पे दबाव नहीं किया जाएगा किसी ऑप्शन के लिए। इस टेबल के साथ हम देखेंगे कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी दे रही है और जो लोगों की प्रेफरेंस है वो किस तरह से डिफरेंट होती है, और ये दोनों को एक साथ लाने के लिए गवर्नमेंट किस प्रॉब्लम को फेस करती है। यहाँ पे इस टेबल में हमने सिटीजन लिया है ABC, ऐसे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, और जो XYZ ये जो हमें है वो हमें उस गवर्नमेंट में दी हुई पॉलिसी है। XYZ पॉलिसी देने से साथ सिटीज़न को वो पॉलिसी किस प्रेफरेंस पे उसकी जो प्रायोरिटी है किस तरह से हमें मिलती है, जो हमें दिखता है। जो सिटीजन A है उसकी जो प्रायोरिटी है पहली पॉलिसी के लिए उसकी 8 पॉइंट है, Y के लिए 7 है और Z के लिए 5 है। तो उसकी सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत जो A के लिए है वो है X, उसके बाद Y और उसके बाद Z। तो ये होगी 8, ये होगी 7 और ये होगी 5। वैसे ही B के लिए जो प्रेफरेंस है जो उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट तो A के लिए तो 8 थी X, पर B के लिए उसकी नज़र से उसके लिए जो Y है वो पॉलिसी उसके लिए अहम है। तो यहाँ पे उसकी जो पॉलिसी है फर्स्ट प्रायोरिटी वो देगा Y, उसके बाद Z और उसके बाद X। यहाँ पे A ने पहले X लिया, उसकी पहली ज़रूरत थी, पर यहाँ पे Y ने पहली जो प्रायोरिटी दी वो Y पॉलिसी के लिए दी, जो है 8 और Z है 7 और X है उसका 5। वैसे ही C के लिए हम देखें तो C उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी Z पॉलिसी को देगा, उसके बाद X, उसके बाद Y। तो यहाँ पे Z है 8, फिर X है 7 और उसके बाद Y है 5। यहाँ पे हम इनकी जो टोटल पॉलिसी उनकी जो वैल्यू है वो है 20, ये है 20 और ये है 20। उनकी जो वैल्यू है उनको जो मिलने वाली जो पॉलिसी से उनकी जो वैल्यू है वो 20, हर तीनों की पॉलिसी 20 है। पर उनने जो उनकी प्रेफरेंस को डिवाइड किया वो किस तरह से है, जो X के लिए जो प्रायोरिटी है अलग है, B के लिए A की प्रेफरेंस सही नहीं होगी, A की B को नहीं होगी और B की C को नहीं होगी, तो C को A को नहीं होगी। तो यहाँ पे तीनों के जो पॉलिसी के लिए जो प्रेफरेंस है और जो उनकी ज़रूरतें हैं एक दूसरे के साथ मिलती जुलती नहीं है।
इस तरह से उस गवर्नमेंट को पॉलिसी को लोगों को देने के लिए जो कौन से प्रेफरेंस को लिए जाए और लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करें, उनकी जो प्रेफरेंस है उनको कैसे सही करें, ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को आती है। इसी प्रॉब्लम को एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी कहा है, जो इस तरह से लोगों की जो पॉलिसी को लेके जो प्रेफरेंस है उसमें और उस तरह से गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी के साथ किस तरह से किसी की मेजॉरिटी के साथ किस तरह से पॉलिसी को कंफर्म करे और उससे सोशल वेलफेयर किस तरह से मेंटेन करे और कैसे ग्रोथनेस करे, इसी से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और ये प्रॉब्लम इम्पॉसिबिलिटी एरो ने दी है, जिसे एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी कहा जाता है। इसी के साथ इसे कुछ क्रिटिक्स भी किया गया है। इसमें फर्स्ट है नो इंटेंसिटी ऑफ द वोटर सोशल चॉइस। नो इंटेंसिटी ऑफ वोटर्स सोशल चॉइस। इसमें उन्होंने कहा है कि जो वोटर है, जो उसकी जो एग्रीनेस है या उसकी जो तीव्रता है वो सोशल चॉइस की कम है और इसमें दिखाने में एरो कम होते हैं। सेकंड है एक्सट्रीमली होपलेस पिक्चर ऑफ द efficiency of the democratic political process। extremely hopeless pictures of efficiency of the democratic political प्रोसेस। एरो ने इस थ्योरी में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो होपलेस है और वो जो सोशल वेलफेयर फंक्शन क्रिएट करने में कम पड़ती है और लोगों की एग्जैक्टली पॉलिसी क्या देनी चाहिए, उनकी प्रेफरेंस क्या है, इनमें ही कन्फ्यूजन सरकार की या गवर्नमेंट फेल हो जाती है। थर्ड है इट्स नॉट द case that the general voter makes the social choice through their the voting। It is not the case that the general voter makes social choice through their voting। इसमें उन्होंने कहा है कि जो जनरल वोटर जो है, जिसने जो गवर्नमेंट क्रिएट की है, उसको अपनी जो सोशल चॉइस है उसे क्रिएट करना नहीं आता या उसे अपनी ज़रूरतें पूरे करने में वो कम है। नेक्स्ट है मेनी सिटीजन आर अनवेयर दैट द गवर्नमेंट consider their the preference when the providing social goods। Many citizens are unaware that the government considers their preferences when
प्रोवाइडिंग सोशल गुड्स। इसमें उन्होंने कहा है कि जो सिटीजन है उन्हें गवर्नमेंट से ही अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, यही उनको पता नहीं होती कि गवर्नमेंट से ही अपनी जो ज़रूरतें पूरी करना है या गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें अवेयरनेस नहीं है। इस थ्योरी को क्रिटिस करने के बाद भी हमें ये पता चलता है कि जो एरो ने जो हमें थ्योरी दी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसकी इम्पोर्टेंसनेस हमें ये बताती है कि गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो फर्स्ट है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ टू गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक गुड्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हाउ गवर्नमेंट provides public goods in democratic system of गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चुनने के बाद भी गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पब्लिक गुड्स देने के बाद जो सोशल वेलफेयर लोगों को देने की इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट की हमें यहाँ पे दिखती है। सेकेंड है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इन द सिलेक्शन अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी इन द सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स। दिस थ्योरी explains the importance of consistency in selection along with majority in the supply of पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने में जिस तरह से मेजॉरिटी को नज़र देखते हुए और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको किस तरह से इम्पोर्टेंट दिया गया है, और किस तरह से कंप्लीट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरह से होती है और जो ट्रांजिटिविटी किस तरह से यूज़ की जाएगी गवर्नमेंट की द्वारा, ये हमें एक्सप्लेन करती है। और जो लास्ट है, दिस थ्योरीज तो प्रोवाइड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ द हाउ मैक्सिमम social welfare can be achieved from the within the consumption of public goods. This theory provides scientific explanation of how maximum social welfare can be achieved from within the consumption of पब्लिक गुड्स। ये थ्योरी हमें यह कहलाती है कि मैक्सिमम कंजप्शन यूज़ होने के बाद सोशल वेलफेयर किस तरह से अचीवमेंट किया जाता है, इसे साइंटिफिक रीज़न के साथ एरो ने एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ आज का जो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।